Assalamu alaikum. I can't read from here, लेकिन we've got so many things to get through. माजरत क्योंकि कुछ दिन पहले हमें ये लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए थी, लेकिन इतने लोगों के रिमार्क्स आ रहे थे कि अब्दुल नईम चुगताई साहब, आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे और सिरात मुस्तकीम पे कायम रहें आप। मोहम्मद असद, वालेकुम सलाम। जुबैर खान, हाय। आरिफ खान, फरहान इकबाल, आकिब अली, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं। राशिद आजम, व्हाट्स न्यू? राशिद आजम साहब, और इज इट आजम या मोहम्मद असद? व्हाट इज न्यू? वेल, बहुत रिलक्टेंटली मुझे कहा गया कि आप कमेंट नहीं कर रही। 100 डेज पूरे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के। आई वाज़न्ट रियली अवेयर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। हुकूमत तो एनीवे, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। सो 100 डेज का तजिया मांग रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई 100 डेज का तजिया क्या करें, क्या किया। बहुत सोचा मैंने। वी हैव टू बी काइंड, ऑफ कोर्स। बहुत कुछ हुआ, आपको पता है, भैंसें बेची, उसके बाद 55 रुपीज में वो हेलीकॉप्टर उड़ाया, और क्या क्या उड़ाया, लेट्स सी। मुल्क की इज्जत जगह जगह उड़ाई। इसके अलावा भीख मांग के और हमारी जो भिकारी होने का जो प्रचार किया, वो भी हवा में ये खबर उड़ाई। कानून की धज्जियां उड़ाई आजम स्वाति साहब के हाथों, कभी कभी इस्लामाबाद आईजी के ट्रांसफर पे, कभी रिजवान गोंदल साहब को ऊपर से ऑर्डर आया और उनकी तब्दीली हुई। तो तब्दीलियां भी बहुत हुई, लेकिन इसके अलावा गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें होती हैं, वो हरकतें करके अपना भी मजाक उड़वाया। सो आई थिंक के जहां लंबी लंबी उड़ाई लेकिन पूरी एक भी बात नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें, वो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, बिजली गैस की प्राइस आसमान पे पहुंच गई, वो भी ऊपर तक पहुंच गई। ये बातें तो खैर होती रहेंगी, लेकिन लोगों को पहले 100 दिन में किसने ये कहा कि जी 100 दिन में आप मुल्क को तब्दील कर दें? आपको याद होगा खैबर पुख्तनख्वा में जब हुकूमत मिली 2013 में, तो तब 90 दिन में करप्शन मिटाने की बात हुई। और अब हमने देखा है कि पहले एहतसाब कमीशन की धज्जियां उड़ाई और उसके बाद एहतसाब कमीशन को अब आके बंद ही कर दिया। और इनके जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनसे जब सलीम साफी साहब ने पूछा कि इतने पैसे क्यों उसके ऊपर लगाए, तो उन्होंने कहा होता है। बड़े शाहरुख खान स्टाइल में कहा उन्होंने कि जी बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। ठीक है। सो एहतसाब कमीशन केपी में बंद कर दिया। और नैब की तो आपको हालत पता ही है कि हमने देखा है कि नैब, जो कि एक वादा था, वादे जितने किए थे, उनमें से एक वादा ये था कि एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा, क्रॉस द बोर्ड नेशनल अकाउंटिंग ब्यूरो को इंडिपेंडेंट किया जाएगा। लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का आप हाल देख रहे हैं कि वो इंतहाई पोलिटिसाइज्ड है, इंतहाई कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इसके अलावा कंट्रोवर्शियल, आई थिंक इतना कंट्रोवर्शियल कभी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था नहीं। उसके बाद हमने ये 100 दिन का प्लेज जब सुना, तो हम सबको पता था कि 100 दिन में क्या हो सकता है। जाहिर है पाकिस्तान के मसाइल इतने बड़े हैं कि कुछ नहीं हो सकता। ये हो सकता है अलबत्ता कि आपकी किस समत में आप जा रहे हैं, पॉलिसी क्या रखते हैं, या पॉलिसी वजह कर चुके हैं, करने जा रहे हैं। तो वो जो 2013 में वोट दे के भी पशेमान नहीं हुए थे, वो फिर भी तवक्को कर रहे थे कि पॉलिसी डायरेक्शन कोई इनसे दिखाई देगी। वो पॉलिसी डायरेक्शन तो हमें नहीं मिली जिसकी हमें उम्मीद थी। वो जो सेंट्रिस्ट एक पार्टी को बैकिंग हमने की 2013 में, तो उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि ये कॉलोनाइज्ड माइंडसेट वाली बातें होंगी। और हम तवक्को कर रहे थे कि कोई एजुकेशन पे, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम होगा। हाँ, अलबत्ता ये पहली दफा हमने सुना कि एक पॉलिसी हमें मिल गई है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की भी पॉलिसी थी। और अब चूंकि वो हुकूमत में इंस्टॉल्ड हैं, तो उनकी पॉलिसी है कि जहां कहीं भी बेइज्जती हुई वहां से यू टर्न ले लिया। सो यू टर्न इज द ओनली पॉलिसी जो कि राइजुल वक्त है, और बहुत फख्र से इसको बेचा गया आगे। और सबने
यू टर्न की, आसमान तक इसकी तारीफें की, आसमान तक कलाबे मिलाते रहे। उसके बाद आपको याद है कि ये जब यू टर्न पॉलिसी सेट हुई, वो इसलिए यू टर्न पॉलिसी सेट हुई कि शुरू में भी जो बड़े मजेदार मजेदार बातें की गई कि 100 दिन में ये तब्दीली आएगी, वो ये 100 दिन का तज्जिया इसलिए लोग तवक्को कर रहे हैं। अब मुझे तो जाहिर है कोई उम्मीद नहीं थी, तो मैं 100 दिन जब गुजर गए और लोगों ने कहा आपने आर्टिकल नहीं लिखा, मैंने कहा जी ऑनेस्टली और भी गम है जमाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिवा, और क्या इनके ऊपर तनकीद करें। सच्ची बात यह है कि तरस आ रहा है मुझे। 100 डेज के प्लेज इन्हीं का था, अब वो 100 डेज से भी यू टर्न ले लिया है। और आप यकीन मानेंगे, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, कि चूंकि मेरे घर में टेलीविजन नहीं है और मैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स तो ऐसे भी नहीं देखती, मुझे नहीं पता था कि क्या बातें हुई हैं, क्या स्पीचेस हुई हैं। और मैंने तंग आके, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी लोग भेजते रहते थे, कभी कोई वीडियो भेज रहा है, कभी कोई मीम, तो मेरा डेटा खत्म हो जाता था। और मैं फोन पढ़ने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, एंड मैं टेक्सटिंग के लिए और फोन कॉल्स के लिए इस्तेमाल नहीं करती। तो मैंने फाइनली तंग आके सारी एप्स डिलीट कर दी अपने फोन से, व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया, ट्विटर भी डिलीट कर दिया। मैंने कहा मैं, मुझे पता ही ना चले। लेकिन वो मगरबी न्यूज़पेपर्स में भी बातें आनी शुरू हो गई। तो जब 100 डेज की बात आई, तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, और मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि इतने लोग कमेंट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो एक और चीज मुझे दिखाई दी है, वो है कि चीजें तोड़ने की बात हुई। अगर कोई पॉलिसी, यू टर्न पॉलिसी के अलावा कोई एक फोकस लगता है हुकूमत का, तो वो चीजें तोड़ने पे बहुत है। आपने देखा कराची में दुकानें तोड़ दी, लोगों के थड़े तोड़ दिए, उनके ऊपर बुलडोजर चला चला दिया, अपनी गाला में घर सारे तोड़ दिए। और अब जनाब गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये, मेरा ख्याल है ये हुकूमत तोड़ने में ज्यादा बिलीव करती है, चीजें डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा बिलीव करती है, जोड़ने में और कंसोलिडेट करने में बिलीव नहीं करती है। सो ये एक और हमें पॉलिसी दिखाई दे दी गई। उसके बाद ऑफ कोर्स हमें ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब वो 100 दिन का एडवर्ट आया, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब अखबारों में ये एडवर्ट आया, तो चूंकि मैं न्यूज नहीं फॉलो कर रही थी, मैं ये समझी कि ये पीएमएलएन की कोई शरारत होगी कि उन्होंने ये इश्तेहार दिए हैं कि 100 दिन हम मसरूफ थे। आई कुड नॉट इमेजिन इन 1,000 years, मैं बिल्कुल इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकती। अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अपना ही मजाक उड़ाया है ये इश्तेहारात देख के। फवाद चौधरी साहब को भी पता नहीं चलता, हो सकता है कि उनको पहले ही से पता हो कि आगे कुछ सूरत हाल सही नहीं है, तो वो, खैर उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी से नहीं हुए। एंड 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 आई हैव अ सोर्स जिन्होंने हमें बताया है कि हाँ जी, फवाद चौधरी साहब की मर्जी से ये जितने पैसे, पता नहीं कितने करोड़ लगे हैं इन इश्तेहारात पे, ये कहीं ऊपर से आया है। जहां से तब्दीलियां हुई हैं, ट्रांसफर्स हुए हैं पुलिस ऑफिसर्स की, वहीं से ये किसी को खुश करने की ख्वाहिश थी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी शायद किसी बहुत क्लोज लोगों में है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हुकूमत, मैं क्यों हमदर्दी रखती हूँ, और वो हमदर्दी इसलिए रखती हूँ क्योंकि लोगों ने कहा अच्छा बीबी अब मुर्गियों पे तो आप दे दें कमेंट। मैंने कहा मुर्गियों पे क्या मतलब कमेंट दे दूं? तो मुझे किसी ने मीम भेजा। अब आप यकीन करें कि चिकन एंड एग सिचुएशन या चिकन एंड एग डायलेमा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव इट टू देम। चिकन एंड एग इज अ ह्यूज डायलेमा। आई थिंक ये सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन जिंदगी का सवाल ही यही है, और जिंदगी का फलसफा ही यही है कि आया मुर्गी पहले आए या अंडा पहले आया। और यहाँ तो कुछ और ही बड़े ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आज तक लोग सॉल्व नहीं कर सके कि अंडा पहले आया कि चिकन पहले आया। लेकिन अब एक नई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हुआ है पाकिस्तान में, और मेरे ख्याल है कि पीएम साहब ने खुद किया है कि वो अंडे देंगे खवातीन को। आई एम नॉट श्योर कि अंडे कौन देगा, बिकॉज जो मैंने क्लिप सुना, अगेन आई थॉट कि ये वो है, वो तेजाबी टोटे, ये किसी ने डब किया हुआ है। मुझे यकीन नहीं आया कि ये एक्चुअली असली वो है। तो और कुछ हो ना हो, आपको प्लीज ये
ये एक ब्राउनी पॉइंट, एक एक ब्लू टिक देना पड़ेगा कि और कुछ हो ना हो, 100 दिन में हमें बहुत ज्यादा कॉमेडी देखने को मिली है। लाइक हंस हंस के रोज ही ऐसी बातें हो रही हैं कि इतनी गुर्बत है, इतना फ्लास है। तो हमें मोइन अख्तर साहब की मैं बड़ी फैन थी जब मैं छोटी थी, और मोइन अख्तर साहब के बाद फिर कॉमेडी वो लेवल नहीं रहा। शोएब मंसूर साहब बहुत अच्छे 50-50 के खाके लिखते थे, वो भी नहीं रहा। इस्माइल तारा साहब, जो बिग कॉमेडिक हमारे ग्रेट्स थे, कॉमेडियंस थे। उसके बाद मेरा ख्याल है कि अब हालिया दौर में जो है मिमिक्री बहुत अच्छी एक दो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो उतना फ्रीडम भी नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल जो कॉमेडी थी वो बड़ी जवाल पजीर थी। तो यू हैव टू गिव इट टू दैट कि पीटीआई लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर पिछले 100 दिन में बड़ी जबरदस्त कॉमेडी रिवाइवल हुआ है। यानी कि मुझे खबर मिली है कि ट्रेवर नोआ जो कि कॉमेडी सेंट्रल में एक बड़ा अच्छा शो करते हैं, डेली शो, उनकी जो जॉब है अब सीरियसली जेपडी में है, क्योंकि वो कह रहे हैं देखें जी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इतने फनी है, आपका जो कंटेंट है वो जरा फ्रेश होने की जरूरत है। रोज नए नए खाके वो बनाते हैं और बहुत ही मजे की बातें करते हैं। बिफोर आई गो ऑन टू व्हाट आई थिंक कि क्या कौन कौन से वादे टूटे, आई मस्ट से दिस के देखें प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों कभी बच्चों के प्रेमेच्योर और स्टंटेड ग्रोथ के फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, या एक्सरेज दिखाते हैं, और क्यों वो मुर्गियों की बात करते हैं? क्योंकि बकौल फवाद चौधरी साहब के कि भाई हमसे ना पूछे, हम तो एक चौकीदार नहीं अपनी मर्जी से रख सकते, मेरे पास क्या अथॉरिटी है? तो मेरे पास जब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको खुश करूं और आपके किसी बंदे को नौकरी दिला दूं? इधर प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई इख्तियार नहीं है। तो ये ज्यादती है। अब मुर्गियों की भी बात ना करें, मतलब कुछ तो करना है, जाहिर है। लेकिन इन ऑल फेयरनेस आई डिड लुक अप, बिकॉज देखें जाहिर है इतना इतना जबरदस्त प्लान है, तो मैंने आई डिड लुक इट अप फॉर यू कि अगर आप देसी मुर्गियां घर में रखें, और फर्ज करें कि आप एक खातून हैं, जैसे कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बड़ा सॉफ्ट स्पॉट है खवातीन की फलाह बहबूद की तरफ। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि खवातीन को हम अंडे देंगे। तो मैंने ये देखा कि अगर आप जहांगीर खान तरीन नहीं है और आपके पास एकर्स के फार्म्स नहीं हैं, और अगर आप ये मुर्गियां, मुझ जैसा कोई गरीब इंसान, गरीब खातून अगर मुर्गियां पालना चाहे, तो क्या इन्वेस्टमेंट होगी और क्या होगा? सो हियर आर द फैक्ट्स, आई एक्चुअली लुक दिस अप। अगर आप 6 अंडे पर वीक प्रोड्यूस करें, um, और फर्ज करें कि आपके पास एंड मल्टीप्लाई दैट बाय 10 मुर्गियां, ठीक है? तो आप अंदाजन 5 डजन पर हफ्ता अंडे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये याद रहे कि जब भी वजीर आजम साहब आपको अंडे देंगे, तो उनके बाद या जब मुर्गियां देंगे, तो उन मुर्गियों की या उन चूजों की उनकी निगहदाश्त करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने उनको पालना पड़ता है, उनको खुराक देनी पड़ती है, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि बिल्लियां बिल्लियां ना खा जाएं, लोमियां ना खा जाएं। इसके अलावा आपको उनको वार्म रखना चाहिए, रखना पड़ता है। और कुछ एरियाज जैसे हमारे केपी में, गिलगित बल्तिस्तान में, और कश्मीर में कुछ ऐसी जगह हैं जो बहुत ठंड पड़ती है, इवन इस्लामाबाद में काफी ठंड होती है। तो वहां आपको शायद वो वार्म करने के लिए जो चिकन एक वार्म करने के हीटर टाइप चीजें होती है, वो भी खरीदने पड़े। तो एनीवे 6 महीने के बाद फर्ज किया कि आपके पास मुर्गियां आ गई हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि आप 6 अंडे पर वीक मल्टीप्लाइड बाय 10 मुर्गियां विल प्रोड्यूस अबाउट 5 डजन अंडे। अब वो 5 डजन अंडों का आप हिसाब कर लें कि आजकल 5 डजन अंडे कितने के पड़ते हैं। देसी अंडे ऑफ कोर्स रेट ज्यादा होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुर्गियों की भी जो लाइफ स्पैन है वो हमारे वजीर आजम जो इन पावर में रहते हैं उनके मुताबिक ही है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप अगर मुर्गी पालते हैं तो 18 महीने से 2 साल ही वो अंडे, 2 साल अगर आप बहुत ज्यादा ख्याल करें और बहुत अच्छी मुर्गी हो, तो वो एग प्रोडक्शन सिर्फ 18 महीने से मैक्सिमम 2 साल कर सकते हैं। उसके बाद देखने में अच्छे लगते हैं। सो अगेन, अगर आपके पास बहुत बड़ा सेटअप नहीं है,
मैंने अपने एक जानने वाले को यहाँ फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि आपको पता है अमेरिका में, स्वीडन में, ऐसी जगहों में ज़्यादा लोगों के पास फार्मिंग और ज़मीन होती है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या खर्चा होता है? तो उन्होंने मुझे कहा कि भई एक तो आपको ऑर्गेनिक चिकन फीड देनी पड़ती है, देसी मुर्गियों को ऑर्गेनिक चिकन फीड देनी पड़ती है, खुद भी अगर आप खुराक-वुराक पे। उन्होंने कहा कि मेरा खर्चा होता है $1175। उन्होंने कहा सॉरी, उन्होंने कहा कि मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, ज़ाहिर है वो ओल्ड एज रिटायरमेंट में किया, तो उन्होंने कहा मैंने अंडे जो बेचे वो $1175 के बेचे और तकरीबन $540 के लॉस पे बेचे। तो यानी मोस्ट ऑफ दीज ये जो छोटे स्केल पे जो अंडे प्रोडक्शन, मुर्गी प्रोडक्शन होती है, उसमें इट इज़न्ट पॉसिबल कि आप ब्रेक इवन भी कर सकें। प्रॉफिट बड़ी दूर की बात है। हाँ, जिस तरह से शायद ये हमजा नवाज शरीफ की मुर्गियों की प्रोडक्शन को चैलेंज करने के लिए हो, उनसे मुकाबला करने के लिए हो, लेकिन मेरा ख्याल है वो बड़े बड़े स्केल पे करते हैं। एनीवे आखिर में जाते जाते आपको मैं ये भी बता दूं इस मौजू पे कि बनीगाला में देसी चिकन जो मैंने देखे, मुर्गियां जो आती थी 2 या 3 इस तरह आती थी, लोग तोहफे तोहफे देते थे, वो बहुत जल्दी हर चीज ही वहां पे ज्यादा देर नहीं सर्वाइव करती, लेकिन मुर्गियां बड़ी तेज रफ्तारी से, ये बिल्कुल फैक्ट है। नवाद वहां पे हमारे भाई वरदान से वहां पे फार्म हैंड थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिस मुर्गी को जो भी मुर्गी आती थी तो वो बहुत जल्दी अंडे देने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो जाती थी और फिर हम वो खा भी नहीं सकते थे। तो जहां तक मुझे याद है मैं देसी चिकन खुद ही खरीद रही थी और बाहर से खरीद रही थी, हालांकि वहां तो काफी ज्यादा लैंड थी और अंडे भी, देसी अंडे भी बाहर से आते थे। सो बनीगाला में अगर देसी चिकन नहीं सर्वाइव कर सकता तो आई डोंट नो कि और कहाँ सर्वाइव करेगा। लेट्स कम बैक टू सीरियस इश्यूज नाउ। Obviously this was also seriously, I take everything very seriously. मैंने आपको कहा कि इख्तियार नहीं है, तो इख्तियार जहां नैब का था वहां आपने इख्तियार लिया नहीं। इसके अलावा अब क्या करें? एक और बात जो पहले ही स्पीच के बाद उन्होंने कहा, क्योंकि डोनेशन ही सारी जिंदगी कलेक्ट करते रहे हैं, तो हु बेटर टू कलेक्ट द डोनेशन फॉर द डैम बट द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो ही उन्होंने अनाउंस किया कि मैं डैम के लिए, दायमर भाषा डैम के लिए मैं फंड्स कलेक्ट करूंगा, फौरन उनको ऊपर से बताया गया कि नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं। आई मीन ही हैज लॉट्स ऑफ एनर्जी, और प्राइम मिनिस्टर साहब के ऐसा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो वो फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बातें कर रहे हैं। सर्टनली वेरी वेरी हर चीज पे नजर रखते हैं। सिवाय मेरा ख्याल है कि जुडिशल इश्यूज जो हैं, जैसे लॉर्ड जुडिशरी जो है, उधर इतना इंटरेस्ट या इतनी अटेंशन नहीं दी गई, बिकॉज आई थिंक कि लाहौर में एक हफ्ता शायद कोर्ट्स बंद रहे हैं। अब आई डोंट नो वो किसकी गलती है। चलते हैं जनाब। जब मैंने पुलिस ऑफिसर्स की बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जो अच्छे केपेबल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो कि ऑब्वियसली नॉन पोलिटिसाइज फोर्स थी केपी की, हमने सुना था वही मॉडल हर तरफ अप्लाई किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमने देखा नासिर दुरानी साहब, जो कि बहुत ज्यादा सेल करते थे ये बात कि नॉन पोलिटिसाइज पुलिस है और बड़ी इंडिपेंडेंट है, वो गायब ही हो गए। उन्होंने कहा कि जी माफी दें, इस्तीफा देके साइड पे हो गए। रिजवान गोंदल साहब टॉपर रहे हैं अपने अपने बैच के सीएसएस में, और उनकी जनाब ट्रांसफर हो गई। उसके बाद ऑफ कोर्स लेट्स नॉट फॉरगेट ऑन अ सीरियस इशू कि एसपी ताहिर दावर साहब की जिस बेदर्दी से जिस तरह वो किडनैप हुए हैं, गायब किए गए हैं, जिस तरह से उनका ब्रूटल मर्डर हुआ है, इसके लिए अगर कोई और हुकूमत होती, पीएमएलएन की होती, पीपीपी की होती, तो पीटीआई ने तो धरना दे देना था। लेकिन इस बार जिस तरह से उनकी डेथ को, उनकी शहादत को हैंडल किया गया है, इंतहाई दर्दनाक उनकी ये लॉस है, और इंतहाई मेरे I don't know what's the right word, but it was despicable. It was it was really very very disappointing कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने, खास तौर पे शहरियार आफरीदी साहब ने, I didn't expect that of him.
एंड आई थिंक उनको अपनी ट्राइबल ट्रेडिशंस का भी कुछ मान रखना चाहिए था। और ये बात इट्स रिग्रेटेबल ना, ये पुश्तनवाली कोड के साथ सही बैठता है ना, ये इंसानियत है। और कबाइल में किस किस्म का सॉर्ट ऑफ सेटअप होता है उनको मालूम होना चाहिए था शहरियार आफरीदी साहब को। सो इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, आई एम पर्सनली क्वाइट डिसअपॉइंटेड। सो बेसिकली पुलिस और ब्यूरोक्रेसी तो आपके बिल्कुल ही खिलाफ हो गई है। और पेट्रोल प्राइसेस आपको पता है सारी दुनिया में कम हो रही हैं। और पेट्रोल की जो प्राइसेस जिस तरीके से बिल्कुल एक बदयानती हुकूमत की है इस वक्त, कि बहुत नहीं हो गया तो 155 पे इनको बेचना चाहिए था, बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। और ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है हुकूमत में, वो अवाम में जो बिल्ड हो रहा है उसकी वजह से पहले ही एक गैर यकीनी, ला यकीनी अनसर्टनिटी थी। और सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है वो इस वक्त ये नहीं है कि सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकोनॉमी में इतनी फ्रैजाइल हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि ना इंटरनली किसी को उस पर कॉन्फिडेंस रहा है। और जाहिर है अगर आप किसी भी इकोनॉमी को रिकवर करवाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कुछ ऐसे मेजर्स करते हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जब आप जगह जगह कॉन्फ्रेंसेस पे जाके, कभी सऊदीया में जाके, कभी चाइना में जाके, कभी मलेशिया में जाके ये रोना रोते हैं, पिटते हैं आपके हम बिल्कुल पैसा नहीं हमारे पास। और फिर इंटरनली आपकी इस किस्म की राइटिंग होती है, इस किस्म के धरने होते हैं। पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धरने दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो राइटिंग की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंस्टेबिलिटी और जो ये एक अनसर्टनिटी, एयर ऑफ अनसर्टनिटी पैदा की, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में नहीं आते। उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बजाय डिस्ट्रॉय हुआ है। उसकी वजह से ब्लास्फेमी कार्ड की वजह से हमें ग्रे लिस्टिंग हुई, मिलिटेंट्स को हमने मेन स्ट्रीम किया, उसकी वजह से हम ग्रे लिस्ट हुए हैं। और अब आपने देखा है कि आईएमएफ ने किस तरीके से आपको जवाब दिया है। उसके अलावा जो आपके बिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पाउंड और डॉलर आने थे बाहर से, वो भी आपको आराम आ गया होगा कि वो भी आने के कोई चांसेस नहीं है। what I really wanted to do, of course, यहाँ पे तो क्रिसमस है और यहाँ क्रिसमस पे अक्सर लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं। तो मुझे ख्याल आया कि सुना है कि असद उमर साहब के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा है, तो मैंने उनके लिए एक उनके लिए भी, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी अगर चाहें तो उनको भी कॉपी दे सकते हैं, इकोनॉमिक्स फॉर डमीज। ये आई गॉट अ क्रिसमस प्रेजेंट जस्ट बिकॉज मेरा ख्याल है कि बहुत साल हुए ऑक्सफोर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़े हुए। आई कैन टेल यू कि इकोनॉमिक्स एतराफ किया गया था कि इतना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन चूंकि विज की जो पीटीआई यानी असद उमर साहब से सब लोगों को तवक्को थी, मुझे तो नहीं थी लेकिन बाकी लोगों को तवक्को थी कि ये इकोनॉमी के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। तो मैंने उनके लिए, क्योंकि जाहिर है भाई है मेरे, और मुझे पता है कि क्या उनकी टसल और मसाइल रहे हैं। जहांगीर खान तरीन साहब बाहर हैं और वो हमेशा से अपने आप को एक्चुअली वजीर आजम ही समझते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कुछ चीजें, यानी कि सिर्फ तंज नहीं, सिर्फ तनकीद नहीं, मैंने कुछ इकोनॉमी बैठ के उनके लिए पढ़ी। लेकिन ऑब्वियसली मुझे क्या पता, मैं तो आई एम हाउस वाइफ, आई एम जस्ट अ मदर। जाहिर है सारी ब्रेन्स और सारी एबिलिटी तो इनके पास है। और मैंने आई वाज सरप्राइज्ड कि जो मैं काफी अरसे से बात कह रही हूँ एक्चुअली मुर्गी और अंडे से भी सिंपल एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि लड़के हमारे सब फरहान खान विर्क की तरह या जहांगीर खान तरीन की सोशल मीडिया टीम की तरह सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं चला रहे। और अगर वो चला भी रहे हैं और वहां पे 5-5.5 लाख रुपए स्टार्टिंग पेज थी, सिर्फ एक जगह से तो नहीं लेते, मेरा ख्याल है काफी जगहों से उनको फंड्स आते हैं। ये चल नहीं सकता, ये मॉडल चल नहीं सकता। जॉब्स नहीं है हमारे नौजवानों के लिए पाकिस्तान में।
पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहां लोग एमफिल, एमआरसीपी, मास्टर्स की डिग्रीज ले लेके फिरते हैं, बाहर से पीएचडी करके लड़के आते हैं। मैं खुद पर्सनली, क्योंकि आपको मालूम है आर.के. अब्राहम खान फाउंडेशन के साथ, और जो हम जर्नलिज्म की ट्रेनिंग देते हैं, हम बहुत सी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और इंटर्न्स वहां से आके हमारे पास काम करते हैं। और लड़के जो कि, लड़के मैं इसलिए कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि खवातीन के लिए बाद में हम आएंगे, मैं हरासमेंट एट वर्क प्लेस की वजह से ये कह रही हूँ, आई डोंट वांट टू बी सेक्सिस्ट हियर, लेकिन नौजवानों के लिए हमारे पास रोजगार, जॉब्स नहीं है। जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल 30,000 प्रोफेशनल इंजीनियर केपी में बेरोजगार बैठा है। हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, पीएचडी वाले लड़के आते हैं, एमफिल किए हुए लड़के हमारे पास आए हैं, मेरे पास आए हैं, और उन्होंने यहाँ सिक्योरिटी की कोई पोजीशन लिया। उन्होंने उन्होंने मुझे कहा है कि प्लीज हमें क्लास 4 पोजीशन दिला दें, चौकीदार बनने को तैयार हैं आप, आपके कुक बनने को तैयार हैं, जॉब्स नहीं है। जब मैंने सोचा कि किस तरीके से हेल्प किया जाए, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इतने पढ़े लिखे लोग, इनको क्यों नहीं समझ आ रही कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। अब रोजगार कैसे बनेगा? रोजगार इस तरह बनेगा कि बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे और डोनर एजेंसीज भी आएंगी, और वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको हम देंगे। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं आ रही? इसलिए क्योंकि रोज कभी मेट्रो बस चल रही होती है, मेट्रो के स्टेशन चल रहे होते हैं, कभी गवर्नर हाउस की दीवारें गिर रही होती हैं, कभी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में आप लाखों लोगों के रोजगार ले रहे होते हैं, कभी एक धरना तो कभी दूसरा धरना, कभी ये प्राइम मिनिस्टर की बरतरफी, कभी दूसरी, और आज आप अनाउंस कर रहे हैं, पता नहीं आपको लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा वेव ऑफ पॉपुलर सपोर्ट बनी हुई है आपकी, कि आप कह रहे हैं जी हो सकता है मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं। अब चाहे मिड टर्म इलेक्शंस में आप ख्वाब देख रहे हो अर्दोगान बन के वापस आने के, बट बाहर मुल्कों में ये बातें जब लोग सुनेंगे, पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग सुनेंगे, या पाकिस्तानी होम बेस्ड इन्वेस्टर भी सुनेगा, वो अपने पैसे निकालेगा पाकिस्तान से, वो कहेगा ये तो मुल्क अनसर्टेनिटी पे अनसर्टेनिटी हमें थ्रो कर रहा है। हमें जो टैक्सेबल इनकम्स हैं, जो टैक्स हैं, जो कि टैक्स देते हैं, उनके ऊपर ही दबाव अब पड़ रहा है, और एक पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है। तो हमें तो यहाँ से निकलना चाहिए। अब जब वो निकलेंगे, तो जो रही सही जॉब्स थी, जो रोजगार था, वो भी नहीं होगा। सो यू कैन नॉट डू दैट। आप बार बार ये ड्रामे नहीं कर सकते, आप बार बार लोगों को ये धचका नहीं दे सकते। आपको जैसे फ्रॉम योर ओन एडमिशन, आपको अभी तक ये मालूम ही नहीं हुआ, ये सिंक इन नहीं हुआ कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप ऑपोजिशन में नहीं बैठे हुए। मे बी बिकॉज आपके पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाए कि अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अब आपके पास हुकूमत है, तो मे बी यू विल एक्ट more like somebody in power and not somebody in opposition, because आपकी हरकतें, आपकी स्पीचेस, आपके ये क्या कहना चाहिए, मजाक का खेज किस्म के खाके, ये लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर रहे। रोजगार मुहैया करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टर्स आए, और मजरत के साथ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस किस्म के लेवल ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग से किसी का कोई फायदा नहीं होने लगा। कौमें वो सक्सीड करती हैं जहां के इंडस्ट्रियलाइज्ड लेबर हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? चाइना की तरह क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने इन्वेस्ट नहीं किया। हमारे हाँ माशरे में पीएचडी, एमफिल, मास्टर्स ये करने को कहा जाता है, और वो भी जो पीएचडीज और मास्टर्स होती हैं, अक्सर ऐसे सब्जेक्ट्स में होती हैं जो कि साइंस से रिलेटेड नहीं होते। इट इज फार बेटर, एंड दिस इज नॉट माई ओपिनियन, दिस इज द ओपिनियन ऑफ सेवरल इकोनॉमिस्ट, लीडिंग इकोनॉमिस्ट, जो ये कहते हैं कि इट इज फार बेटर कि आपकी जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड हो, उनको इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में स्किल्स हो, वो काम कर सकें एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए। और वो हमने कभी नहीं किया, हमने स्किल बिल्डिंग की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब सीपेक पे या नीलम जहलम पे या सैंडक में जब लोग आते हैं, चाइना से आते हैं, चाइनीज लेबर आता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है। इसके ऊपर मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा इसके ऊपर आवाज उठाई है कि पाकिस्तान में आ रहे हैं आप, प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, प्लीज पाकिस्तानी नौजवानों को जॉब्स दें, चाइनीज वहां से आ रहे हैं।
और वो आगे से बिल्कुल वैलिड एक आर्ग्यूमेंट है, हालांकि उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये लिखा हुआ है कि वो लोकल को तरजीह दें। वो ये कहते हैं कि हम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे तो किसी को ट्रेनिंग ही नहीं है। और अफसोस की बात ये है कि वो एक ही प्रोजेक्ट जो कि केपी में जिसका एक हिस्सा बन रहा था, जो रेलवे प्रोजेक्ट है सीपेक से एसोसिएटेड, उसमें मैं देख रही थी कि चाइनीज लोग वो वहां से लेके आए हैं जो कि छोटे छोटे ट्रैक के पीसेस रख रहे हैं, यानी कि हमारे नौजवानों में इतना स्किल भी नहीं है कि वो लिफाफे में से एक ट्रैक का पीस लगा के और उसको रख सकें। सो ये काम था हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी और हमारी हुकूमतों का भी, और इस हुकूमत का सर्टनली, कि आप फौरी तौर पे लॉन्ग टर्म एजुकेटिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पे फोकस करें। इकोनॉमी सुधारने के लिए आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे फोकस करना होगा। जब आप लोगों को क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि ये गिमिक्स करते हैं, लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आप तो उनसे भी कम से कम एक लैपटॉप लेके कोई शायद कोई चीज इजाद कर ले, शायद कोई रिसर्च और ऑनलाइन कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर ले, कुछ अपनी रोटी रोजी कर ले। आप तो दीवाने गिरा रहे हैं, कभी जो बेचारा थड़ा लगा रहा है उसको भी बेरोजगार करें, आप तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। यू डोंट सीम टू हैव अ प्लान। घर किसी का गिराएंगे उसके लिए मुतबादिल घर तो ढूंढें। आप खड़ा किसी का हटाएंगे उसके लिए मुतबादिल रोजगार तो ढूंढें। तो जब रोजगार बेरोजगारी और बढ़ेगी तो क्या मिलिटेंसी और नहीं बढ़ेगी? क्या टेररिज्म और नहीं बढ़ेगा? क्या इंतहा पसंदी और नहीं बढ़ेगी? इज दिस न्यूक्लियर साइंस? सो पॉइंट नंबर वन, रोजगार रोजगार रोजगार। जैसे कि आप हर चीज को भूल के इस पे फोकस करें कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा सबसे बड़ा मसला है, और अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए जाहिर है इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म एजुकेशन में। और वो एजुकेशन किस किस्म की हो? वो एजुकेशन इस किस्म की हो जो कि डायरेक्टली एक जॉब को लीड करे। एक्चुअली जैसे मैंने सजेस्ट किया है कि रियली वी नीड फाइनेंशियल एजुकेशन ऑल्सो, क्योंकि जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी जाहिलों की तरह बिहेव करें। सो एंड सीरियसली दो फाइनेंशियल एजुकेशन स्पेशलिस्ट अगर हमारे पास होते तो आज हमारे पास शायद बेहतर मिनिस्टर्स भी होते। इसके अलावा जो मनी है यहाँ यूके में, आपने सुना होगा, आई डोंट नो उर्दू में इसका क्या वर्ड हो, ऑस्टेरिटी के ऊपर फोकस किया गवर्नमेंट ने, और फिर सीखा कि ऑस्टेरिटी डजंट वर्क। यानी कि आप अगर बचत 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 की बात करेंगे और हर चीज में कट डाउन करेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते, यू कांट ग्रो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के इट हैज बीन प्रूवन इन द यूएस एंड द यूके एंड अदर इकोनॉमीज के ऑस्टेरिटी डजंट वर्क, इन्वेस्टमेंट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नॉर्मल हाउस होल्ड भी हैं, अगर आप सेविंग पे फोकस करेंगे, अगर आप बचत पे फोकस करेंगे और वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल इन लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ प्लान, तो आपकी डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं होगी, आपकी बहुत स्लो डेवलपमेंट होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ के लॉन्ग टर्म आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में करें जहां जॉब क्रिएशन हो सके। जॉब क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो सारी की सारी जा चुकी हैं। सो अब जॉब क्रिएशन पे और उन जॉब्स के लिए स्किल बिल्डिंग, यानी कि बच्चा सीखा हुआ हो कि क्या काम करना है और फिर वो जाए जहां उसके लिए एक जॉब क्रिएटेड है। सो हमें इंडस्ट्री को कहना पड़ेगा, हमें बाहर से डोनर्स को कहना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम खूंखार, इंतहा पसंद, जंगजू किस्म के, इनटॉलरेंट किस्म के लोग नहीं हैं, हम स्टेबल हैं, हम चिकन एंड एग टाइप फनी लोग नहीं हैं, हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। आए आप इन्वेस्ट करें और मनी पुश करें। आप मनी पुश करें, लोगों को कहें कि मनी इन्वेस्ट करें इनटू दिस जॉब क्रिएशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। एंड ऑफ कोर्स गोइंग बैक टू द सीपेक, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर या मेगा प्रोजेक्ट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स बुरी चीज नहीं है। मेगा प्रोजेक्ट्स तब बुरी है जब उससे पैसा सिर्फ कुछ पॉकेट्स में जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, मेगा प्रोजेक्ट्स अगर आप बनाते हैं, रेलवेज हैं, ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, वट, उसके लिए मेक श्योर कि हमारे लोगों को फायदा हो रहा हो, यानी पाकिस्तानी लड़के, पाकिस्तानी लड़कियां वो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करें। मेगा प्रोजेक्ट्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड हो। ये ना सिर्फ एनवायरमेंट के लिए अच्छा है कि एग्जिस्टिंग जो हमारे रेलवेज हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारी रोड नेटवर्क है, उनको डेवलप किया जाए। बिकॉज रोड्स होती हैं तो लोग नौकरियां तलाश करने के लिए कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। एंड एक्चुअली मुझे एक बात भूल गई, विल कम बैक टू दैट। दूसरा जो एक और चीज जो अनसर्टनिटी जिससे इंक्रीज होती है, वो मुझे किसी का एक मैसेज आया कि इनको कोई समझाए कि प्लीज
आप कुछ ना करें, आप प्लान्स ना करें, ये गिमिक्स जो हैं ये ना करें, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, इससे लायकीनी गैर यकीनी बढ़ती है। आप कुछ ना करें, सिस्टम को चलने दें। पिछली हुकूमत में 6% तक हमारा जीडीपी आ गया था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 6% तक आ गया था। उसके बाद हमने देखा है कि कंप्लीट स्लम्प है। जब भी किसी मुल्क में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, अपनी चीजें हम नहीं बनाएंगे, तो हमारा जो ग्रोथ है वो स्टंट भी होगी और जवाल पजीर होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुदारा कुछ ना करें, लेट थिंग्स बी, लेट थिंग्स रोल, लेट द फ्री मार्केट, प्राइवेट मार्केट जो उसको आप प्रोग्रेस करने दे, चलने दे चीजों को। चुप करके कहीं बैठ जाए, अभी जाके नथिया गली प्लीज बैठ जाए। दूसरी बात ये कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में ये लोग रोते थे पहले, और अब क्या कर रहे हैं कि जनाब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं, गरीब अवाम पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, गरीब अवाम पे टैरिफ इतना बढ़ाया हुआ है, और जो मालदार लोग भी हैं उनके ऊपर भी एक्चुअली इकोनॉमीज जो कि प्रॉस्पर करना चाहती हैं, टैक्सेशन बहुत अच्छी चीज है। हमारे दीन में ज़कात का कॉन्सेप्ट है ताकि बराबरी हो। टैक्सेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक फ्रेजाइल इकोनॉमी में, एक क्रम्बलिंग इकोनॉमी में, एक जो फ्री फॉल में हम जा रहे हैं, उधर आप टैक्सेशन इसलिए इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो पहले ही भाग रहा है। तो मे बी इट माइट बी अ गुड आइडिया टू गिव अ टैक्स फ्री, जो पहले भी हमने किया है, पिछली हुकूमत ने भी किया था, कि टैक्स फ्री जो जो हॉलिडे उसको थोड़े अरसे के लिए, नॉट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए उसको लेके आए। उससे ग्रोथ तो नहीं होगी लेकिन स्टेबिलिटी तो आ जाएगी। ये जिस तरीके से 155 पे डॉलर जा रहा है, आप तो इस तरीके से पता नहीं 200-300 पे चला जाएगा। सो प्लीज स्टॉप दैट, स्टॉप वट एवर यूर डूइंग, डोंट गो दिस डिस्ट्रक्शन रूट। एक्चुअली मैं पढ़ रही थी कि रशिया में जब सैंक्शंस लगी, आपको याद है मैं पाकिस्तान आ रही थी 2013 में, सैंक्शंस लगी रशिया पे, और जब सैंक्शंस लगी तो उन्होंने बड़ी पठान हरकत की, उन्होंने वापसी एक सैंक्शन एम्बार्गो लगा दिया। उन्होंने कहा ठीक, आप हम पे सैंक्शंस लगाते हैं, हम भी नहीं आपसे लेते कुछ। उसका फायदा ये हुआ कि वो पहले कोई 36% 2013 में, 2014 में उनके ऊपर सैंक्शंस लगी, तो 2013 में जो वो इंपोर्ट कर रहे थे फूड, वो 36% था, 36% था, बल्कि आई थिंक इट वाज क्लोजर टू 38%। और जब 2 साल के बाद 2015 में 22% तक आ गया जो वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, और एक्चुअली इतनी तरक्की हुई उनकी फूड में। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, इसलिए क्योंकि रशिया की अक्सर जो जगह हैं वो इतना हार्श विंटर है, इतना जाड़ा सर्दी, इतना प्रॉब्लम है, और उनकी जो ग्रोइंग कंडीशंस हैं, सॉइल कंडीशंस, वो पाकिस्तान और पंजाब की तरह जखेज नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी जो फूड है अपना सारा, और अपनी आवाम को भी लोकल प्रोड्यूस पे आदी कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि इनफैक्ट 2016 में ही जो वीट था, गंदम, कणक, ग्रेन प्रोड्यूसर्स में, वो सबको पीछे छोड़ गए, यूएस को पीछे छोड़ गए और यूरोप को भी पीछे छोड़ गए। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड रशिया में प्यूटन जैसे बंदे ने ये डिसाइड किया कि जी हम वेपन्स और वॉर इंडस्ट्री पे फोकस नहीं करेंगे, इससे नहीं इकोनॉमी ठीक होती। इकोनॉमी ठीक होती है एग्रीकल्चरल और जो ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर हो। ये नहीं कि 2 मुर्गियां उसको दे दी, 3 मुर्गियां उसको दे दी, नहीं। इंडस्ट्रियलाइज्ड सेटअप्स में और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में आपने यूरिया 146, आई वाज रीडिंग के जो बैग है, मेरे तो आंखों में आंसू आता है, कुडंट बिलीव इट, के 130 रुपए फी बैग ये यूरिया इंक्रीज। आई मीन इज ये कहाँ कहाँ की इंसानियत है। सो दीज थिंग्स अगेन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स अगर होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, अगेन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स अगर होंगे लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब लोग रोजगार, बरसरी रोजगार होंगे, तो कौम और मुल्क को ये अंडे और मुर्गी फलसफे में से निकलकर हम एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें। मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद वजीर आजम साहब उकता गए अभी से, और उनको पता चल गया है, वो हजारा में एक मिसाल है हिंदको में कि कितने वियां द 100 है। अब पता चल गया कि कितने वियां द 100 है, और यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते कोर्ट से आजकल निकल रहे हैं। आई थिंक दे एंजॉयिंग देमसेल्व्स के, अब पता चला कि क्या होने जा रहा है। लेकिन सीरियसली इट्स नॉट फन एंड गेम्स, इसलिए क्योंकि 2019 की जो फोरकास्ट है, जो एंड ऑफ 2019 की फोरकास्ट है, वो इससे ज्यादा ब्लीक है, और ये किसी के लिए भी
ना इनफरादी तौर पे अच्छी बात है। अगर मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूँ तो मेरी जमीन नहीं बिकेगी, मुझे प्राइवेट बायर नहीं मिलेगा। अगर मैं ओवरसीज हूँ तो मैं जब बाहर पैसा भेजूंगी या मंगवाऊंगी उसमें मुझको नुकसान होगा। और बहैसियत एक कौम के इट वुड बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसफुल, दर्दनाक फॉर अस कि मुल्क फेल करे, इकोनॉमी फेल करे, हमारा मुस्तकबिल फेल करे। इसलिए क्योंकि चाहे हम इंग्लैंड में बैठे हों, बहरीन में बैठे हों, सऊदी में बैठे हों, जो कुछ भी हो, चाहे जो हमें कोई गाली दे, चाहे आप अपनी बहू, बेटी, भाभी, बहन को एजेंट की गालियां दें, लेकिन हम लोगों का दिल दुखता है, इसलिए क्योंकि धरती मां समान होती है। और इस वजह से हमें अपनी माँ को तकलीफ देते हुए या अपनी माँ से चोरी करते हुए इससे बड़ा कोई जुर्म हो नहीं सकता। आप जहां रहें, अल्लाह करे कि बरसरे रोजगार हो, और अल्लाह करे कि देसी मुर्गियां आपको मिलती रहे, और अल्लाह करे कि in fact, organic farming would be a good idea, but not with 5 chickens. Take care. Allah Hafiz.